स्पेक्ट्रम, कई सारे शब्द आते हैं, कौन कौन से? स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, स्पेक्ट्रोग्राफ है, स्पेक्ट्रोग्राम है, क्या है ये सब? आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके पहले स्पेक्ट्रम क्या है? वेल, अगर आप लाइट को देखें, सूर्य से रोशनी आती है, सबको दिखती ही है। उस रोशनी में क्या सिर्फ एक तरह के फोटॉन्स होते हैं? नहीं, वो तो एक कलेक्शन है, एक मिक्सचर है बहुत सारे अलग अलग तरह के फोटॉन्स का, बहुत सारी अलग अलग तरह की वेवलेंथ्स का। अच्छा, और जो स्पेक्ट्रम शब्द है वो यहीं से आता है कि स्पेक्ट्रम क्या है? एक कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटॉन्स जो है, कौन कौन से हैं, उन सबका एग्जॉस्टिव कलेक्शन कहलाता है स्पेक्ट्रम। किस चीज का स्पेक्ट्रम? कोई भी चीज जिससे रोशनी आ रही है, आप देखेंगे जिससे भी लाइट निकल रही है या जिससे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकल रहे हैं, उसका स्पेक्ट्रम मतलब उससे निकलने वाले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उनकी अलग अलग लैम्डा 1 2 3 4 जितने भी अलग अलग तरह की वेवलेंथ्स हैं, उन सबका कलेक्शन कहलाता है स्पेक्ट्रम। अच्छी बात है। और वो साइंस जो इससे डील करती है, इनकी स्टडी से डील कराती है, वो कहलाती है स्पेक्ट्रोस्कोपी। अच्छी बात है। और ये स्पेक्ट्रोग्राफ या स्पेक्ट्रोस्कोप क्या चीज होती है? कोई ऐसा यंत्र, अच्छा, जो लाइट जो आपके पास आती है वो तो एक मिक्सचर के तौर पर आती है, मिला जुला मिक्सचर। जैसे सनलाइट आ रही है तो आपको व्हाइट ब्रिलियंट येलोइश वार्म लाइट मिलती है। अगर उसी की बजाय आप उस लाइट को प्रिज्म से गुजारें तो क्या होता है? आप देखते हैं कि वो 7 रंगों में बंट जाती है, वो विबग्योर के खूबसूरत इंद्रधनुषी रंग आपको मिल जाते हैं। अच्छा, तो क्या होगा कि किसी इंस्ट्रूमेंट, किसी यंत्र, किसी भी ऑब्जेक्ट की मदद से अगर लाइट को उसके अलग अलग वेवलेंथ्स में, अलग अलग कंपोनेंट्स में बांटा जा सके, बिखेरा जा सके, डिफरेंशिएट किया जा सके, अलग किया जा सके, तो वो यंत्र कहलाता है स्पेक्ट्रोग्राफ या स्पेक्ट्रोस्कोप। तो प्रिज्म भी एक तरह का स्पेक्ट्रोग्राफ या स्पेक्ट्रोस्कोप है। बिल्कुल सबसे सिंपल है, पर हाँ है। अच्छी बात है। तो वो स्पेक्ट्रोग्राम क्या है? कुछ नहीं, जो स्पेक्ट्रम आपको मिला है उसी को स्पेक्ट्रोग्राम बोल देते हैं। अच्छी बात है। तो ये क्या सारा स्पेक्ट्रम एक तरह का होता है हर चीज का? नहीं। आप देखते हैं ये जितने भी स्पेक्ट्रा हैं, ये स्पेक्ट्रा बोल रहे हो, कभी स्पेक्ट्रम बोल रहे हो आप, ये क्या चीज है? 2 शब्द हैं। स्पेक्ट्रा ये प्लूरल है और स्पेक्ट्रम ये सिंगुलर है। एक चीज का है तो स्पेक्ट्रम, कई चीजों का है तो स्पेक्ट्रा। अलग अलग स्पेक्ट्रा, वेल, इनके 2 हिस्से करे जाते हैं। कुछ एमिशन स्पेक्ट्रा होते हैं और कुछ एब्जॉर्प्शन। अच्छा, एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होते हैं? अगर आपके पास कोई ऐसा सोर्स है जो लाइट एमिट कर रहा है, जैसे सूरज है, बल्ब्स हैं, टॉर्च है, मोमबत्ती है, बहुत किसी मेटल को गर्म कर दो तो तब कर लाल या सफेद हो जाता है, तो वो भी उनसे जो भी लाइट निकल रही है, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकल रहे हैं, उनको आप कलेक्ट करें, एनालाइज करें, तो ये उनका एमिशन स्पेक्ट्रम है। एमिशन मतलब उनसे लाइट निकल रही है। अच्छी बात है। और एमिशन स्पेक्ट्रम भी 2 तरह का होता है, लोग बताते हैं। कौन सा? एक कंटिन्यूअस और दूसरा डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब टुकड़े टुकड़े में, और कंटिन्यूअस मतलब लगातार। कैसे? जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। सनलाइट है, सनलाइट को आप प्रिज्म से गुजारें, आपको पता है बड़ा सुंदर सा इंद्रधनुष बनता है, और आप यहां से यहां तक देखें, वो विबग्योर वाले कलर्स आपको दिखते हैं। सबसे ज्यादा एनर्जी वाले जो वायलेट एंड है, जिसकी एनर्जी मैक्सिमम है और जिसकी लैम्डा मिनिमम है, और रेड एंड पर जहां पर लैम्डा मैक्सिमम है और एनर्जी मिनिमम है। पर क्या आपको अंदाजा है कि इसमें क्या खाली 2 5 7 इतने ही फोटॉन, इतने तरह के फोटॉन्स होते हैं? नहीं। अगर आप रेड में भी देखेंगे तो रेड में भी कोई एक फोटॉन नहीं है, ये पूरा जोन लगभग रेडिश है। यहाँ पे लैम्डा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मतलब बहुत सारे, जैसे वेवलेंथ अगर मान लो 7000 एंगस्ट्रॉम यूनिट है, तो कुछ फोटॉन 7000 के होंगे, कुछ 7000 से जरा से कम, मान लीजिए 6999, कुछ 6998, कुछ 69997, यहां से लेकर लगातार बहुत सारी अलग अलग वेवलेंथ्स के फोटॉन, जितने भी बीच की पॉसिबल वेवलेंथ्स हो सकती हैं, प्रैक्टिकली हर वेवलेंथ का फोटॉन अगर आ रहा है, तो हम बोलते हैं कि वाह क्या शानदार चीज है, ये एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। क्यों? बहुत सारी वेवलेंथ एक रेंज में जितनी हो सकती है, सब की सब इसके अंदर है, तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। जैसा जैसा स्पेक्ट्रम सूर्य का होता है। क्यों? सूर्य इतने विशाल हैं, उसमें इतनी सारी चीजें, उनके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के एटम, आयन सब कुछ हैं, वो सब कुछ ना कुछ एमिट करते हैं, तो उन सब का मिक्सचर हम तक आता है। तो सूर्य का एमिशन स्पेक्ट्रम बहुत विराट है और उसमें हर तरह की वेवलेंथ देखने को मिल जाती है।
देखिए एक लाइट सोर्स है, यहां तो बल्ब दिखा रहे हैं, सूर्य को भी आप ले सकते थे, शानदार बाहर झांक के देखिए आपको सूर्य दिख जाएंगे। और अगर आप प्रिज्म से गुजारेंगे तो आप देखेंगे आपको शानदार इंद्रधनुषी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम मिलेगा सन का। इसी की बजाय आप चाहें तो एक और तरीका है क्लासिफाई करने का। कभी कभी लोग कहते हैं कि स्पेक्ट्रा दो तरह के हैं, कंटिन्यूअस जैसे हमने देखा था, या डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब सारी वेवलेंथ्स नहीं है उसमें, कुछ है कुछ नहीं है, कुछ है कुछ नहीं है, कुछ है कुछ नहीं है। अच्छा, और डिस्क्रीट में भी आप देखोगे अगर एक रेंज है फिर कुछ गायब है, फिर रेंज है फिर गायब है, तो एक बैंड जैसा मिलेगा। और कुछ कुछ ही है तो लाइन मिलेगा। ये समझ में नहीं आया लाइन और बैंड क्या है, एक बार ढंग से बात करते हैं, मैं आपको दिखाई देता हूं। देखिए लाइन स्पेक्ट्रम को देखिए, ये एक्चुअल रियल टाइम लाइन स्पेक्ट्रम दिखा रहे हैं आपको। मतलब क्या, किसी सोर्स से लाइट निकली, उसे प्रिज्म से गुजारा, और गुजारने के बाद इंद्रधनुष नहीं बना, ऐसी कुछ एक लावारिस लाइन बन गई, 1 2 3 4 5 6 ऐसी लाइन बन गई। अरे और बीच में क्या है, बीच में खाली जगह है, कालिक है, अंधेरा है, कुछ नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ही वेवलेंथ्स हैं, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, लैम्डा 5, लैम्डा 6, बस ये 5-6 वेवलेंथ्स ही हैं जो उस लाइट के सोर्स से निकल रही हैं। बाकी कोई लैम्डा उसमें है ही नहीं, या वैसे फोटोन ही उसमें से नहीं निकल रहे जिनकी और कोई अलग लैम्डा हो। अच्छा, तो ये क्या बन गया, तो ये है कुछ सेलेक्टेड ही वेवलेंथ्स आ रही हैं, तो लोग बोल देते हैं कि साहब ये लाइन स्पेक्ट्रम है। और जो बीच की डार्क स्पेस है वो क्या है, वो खाली है, मतलब वहां लाइट है ही नहीं। ठीक है, जैसे जैसे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बहुत ही मशहूर लाइन स्पेक्ट्रम है। आप हाइड्रोजन को एक्साइटेड स्टेट में लीजिए, उससे रोशनी निकलेगी, आप एनालाइज करिए, कुछ लाइंस मिलेगी जिनको लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। ये क्या है, स्पेक्ट्रम की लाइन को बोल दिया स्पेक्ट्रल लाइंस, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ना। और वो डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम है किसका, हाइड्रोजन का, क्योंकि कुछ सेलेक्टेड वेवलेंथ्स ही मिलती हैं और बाकी नहीं मिलती। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़े रहस्य का स्रोत था वैज्ञानिकों के लिए लगभग 150 बरस पहले या 125 साल पहले, कि भाई उनके हिसाब से तो सारी, जैसे सूरज की रोशनी में सारी आती हैं, ऐसी हाइड्रोजन से भी सारी निकलनी चाहिए थी, पर कुछ है कुछ नहीं, कभी हां कभी ना। तो ये वो बहुत ज्यादा समझ नहीं पाए थे। और बोर्स थ्योरी की एक बहुत बड़ी खासियत ये थी कि बोर्स थ्योरी ने न सिर्फ एक्सप्लेन किया था बल्कि प्रेडिक्ट भी कर लिया था लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। फिर आप देखें एक खास बात, हाइड्रोजन में कुछ स्पेसिफिक लाइंस दिख रही थी, कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ्स थी जो हाइड्रोजन के एटम एमिट करते हैं। ठीक है, क्या आपको पता है कि जिस तरह से सिग्नेचर या अंगूठे का निशान यूनिक होता है, ठीक उसी तरह से लाइन स्पेक्ट्रम भी यूनिक होता है एटम का। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एनी एटम इज सिग्नेचर ऑफ दैट एटम। अच्छा, मतलब आप एटम बदल देंगे तो वो वाली वेवलेंथ एमिट नहीं करेगा, एक दूसरा सेट ऑफ वेवलेंथ्स है वो एमिट करेगा, तीसरा कोई थर्ड सेट ऑफ वेवलेंथ्स एमिट करेगा। हर एटम अलग अलग सेट ऑफ वेवलेंथ्स एमिट करता है, हर एटम का अपना यूनिक स्पेक्ट्रम होता है, और उस स्पेक्ट्रम की मदद से आप उस एटम को पहचान सकते हो। तो आपको एक सैंपल दे दिया गया, कहा गया बताओ इसमें पोटेशियम साइनाइड है कि नहीं। पोटेशियम साइनाइड जहर होता है, हाँ, आपको कहा गया शक है आपको, तो आपने उसका स्पेक्ट्रम एनालाइज किया, चक्के तो देखेंगे नहीं, मर ही जाएंगे, तो आपने स्पेक्ट्रम एनालाइज किया मशीन में डालकर, और आपने देखा कि उसमें पोटेशियम के एटम है, कार्बन और नाइट्रोजन कम से कम इतना है कि नहीं है। अगर मान लीजिए पोटेशियम है ही नहीं या नाइट्रोजन है ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पोटेशियम साइनाइड तो नहीं हो सकता, और कुछ भी हो, है ना। अब आप स्पेक्ट्रोस्कोपी से इतना पहचान सकते हैं कि उसमें पोटेशियम या कार्बन या नाइट्रोजन है या नहीं है। वो बॉन्डेड कैसे है, क्या है, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी शायद इस तरीके से नहीं बता पाएगी, बट इट डजंट मैटर। आप एटम को यूनिकली पहचान सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से। ये इसकी खास बात है, अननोन एटम्स, अज्ञात एटम्स को पहचान पाने की ताकत। तो एमिशन स्पेक्ट्रम आप देखिए दो तरह का, कौन सा, कंटिन्यूअस या डिस्क्रीट। डिस्क्रीट में भी लाइन या बैंड। बैंड स्पेक्ट्रम कैसा होता है, बैंड बजाते हैं आप ना, बैंड स्पेक्ट्रम को देखते हैं। हाँ, ये देखिए इसमें क्या है, आप ये देखो कहीं कहीं बीच बीच में काले गैप्स हैं, मतलब यानी कि ये वो लैम्डास हैं, ये वेवलेंथ्स हैं जो मिसिंग हैं। तो ये मिसिंग वेवलेंथ है, और बाकी वेवलेंथ्स का है, बाकी एक रेंज में बहुत सारी ग्रीनिश या टर्कोइज या ब्लूइश या आप देखिए ऑरेंजिश रेड, इस रेंज में देखेंगे तो लैम्डा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बहुत सारी हैं, लेकिन वो यहां से यहां तक तो हैं, फिर कुछ गायब है, फिर एक रेंज में फिर गायब हैं। तो कई सारी बहुत पास पास की वेवलेंथ्स हैं, आप चाहो तो उनको कंबाइन करके बना सकते हो एक बैंड।
अच्छा, ये बैंड बन जाएगा। जी हाँ, तो बताइए, आई मीन जो भी है ना, तो मुद्दे की बात है, ये कहलाता है बैंड स्पेक्ट्रम। तो तीन चार शब्द सीखे हैं हमने, स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम। और ये कोई बहुत मुश्किल बातें नहीं है। और एक बात हमने और करी है कि सूर्य का जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूअस है और हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम है। एक और तरीका है इसको क्लासिफाई करने का, कितना है, एक और है, बड़ा प्यारा सा है, देखिए। स्पेक्ट्रम, कभी कभी लोग कहते हैं कि जी ये एमिशन स्पेक्ट्रम है या ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। ये क्या बोला है? जिससे रोशनी निकल रही है और उस निकलती हुई रोशनी को आप एनालाइज कर रहे हैं, वो एमिशन स्पेक्ट्रम है, वो हमने अभी देखा था। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? ये भी बड़ी मजेदार चीज है। आप कोई सोर्स ले लाइट का और वहां से लाइट किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू गुजारे, मतलब जैसे ये देखिए, आपके पास एक लाइट सोर्स है, आपने लाइट फेंकी यहां से और ये लाइट किसी गैस से गुजर रही है और गैस आराम से रखी हुई अपनी ठंडी गैस है, जो भी कोई दिक्कत नहीं है। और जब उसमें से गुजरेगी, आप ये देखोगे कि सोर्स में से तो बहुत सारी अलग अलग वेवलेंथ की लाइट निकल रही है, लैम्डा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत सारे हैं। लेकिन जब वो किसी सोर्स से गुजरते हैं तो वो सोर्स कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी छोड़ देता है, और जो बाकी यहां आती हैं स्पेक्ट्रम में दिखती हैं। अब आपको जो दिखता है वो कहलाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। पर ध्यान रखिएगा, यहां पर जहां जहां काली लाइनें हैं, इसका मतलब क्या हुआ? ये वो वेवलेंथ्स हैं जो हमारी गैस ने एब्जॉर्ब कर लिए। इसमें दिख वो रहा है जो एब्जॉर्ब नहीं किया गया, और जो बच गया वो दिख रहा है, और जो एब्जॉर्ब कर लिया गया वहां पर आपको ब्लैक लाइंस दिख जाएंगी। और इस तरह से आपको एब्जॉर्ब रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। जो डार्क लाइंस हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में, वो हमारे काम की हैं, क्योंकि वही डार्क लाइंस हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। अच्छी बात है। क्यों एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहां से आ गया, ये कैसे होता है? आप ये देखिए, बड़ा आसान सा है, पुराना आपने डायग्राम देखा भी था। लाइट बाहर से आई और आप देखेंगे कि ये इसने एब्जॉर्ब कर ली और बाहर कूद गया। ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इंडिकेट कर रहा है। कब एब्जॉर्प्शन हो सकता है? जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन के एटम है, हाइड्रोजन के एटम का एब्जॉर्प्शन कब होगा? n बराबर 1 में इलेक्ट्रॉन पड़ा था। अब आप उसमें बहुत सारी लाइट फेंकेंगे तो n बराबर 2 3 4 5, तो आप ये देखें, आपने हर तरह की मान लीजिए रोशनी उसमें फेंकी। अब वो एब्जॉर्ब वही करेगा जिसमें या तो वो 1 से 2 में पहुंच जाए, या 3 में, या 4 में, या 5 में। तो कुछ सेलेक्टेड वेवलेंथ ही हैं जो उसमें एब्जॉर्ब होंगी और बाकी तो उसके आर पार निकल जाएंगे, छोड़ देगा। अच्छी बात है। तो इससे आपको जो इमेज दिखाई देगी वो कौन सी होगी? वो कहलाएगी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि भाई इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे तो कभी नीचे भी तो गिरेंगे, और जब वो नीचे गिरेंगे तो जितना उसने अब्सॉर्ब किया है वो सारा का सारा वापस उगल देगा, तो फर्क क्या पड़ेगा? और मतलब अब्सॉर्ब किया छोड़ दिया तो बात तो वही हो गई, कुछ अब्सॉर्ब भी नहीं हुआ एक तरह से। यहां पे एक फर्क आता है। मान लीजिए उसने एनर्जी अब्सॉर्ब करी और 1 से गया 5 में, पर जब वो वापस लौट रहा है तो वो डायरेक्ट 5 में जाए, कुछ लोग जा सकते हैं पर हर एक की गारंटी नहीं है। कुछ ऐसे होंगे जो वापस 5 में आ गए, जितना एब्जॉर्ब किया उतना उगल दिया, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, पता नहीं चला। पर कुछ जो 5 में पहुंच गए, उन्होंने 5 से कहा हम 3 में जाएंगे, 3 से 2 में जाएंगे, 2 से 1 में जाएंगे, तो टुकड़े टुकड़े में लौटे, अलग अलग फोटोन एब्जॉर्ब किए या रिलीज करेंगे। तो आप देखेंगे कि n बराबर 1 से 5 वाला तो एब्जॉर्ब हो गया, तो वो फोटोन तो टिपिकली आप देखेंगे मिसिंग हो जाएंगे, वो एब्जॉर्प्शन में गए, हट गए, और उनका बैंड आपको दिया, उनकी लाइन आपको दिख जाएगी, और आप कह सकते हैं कि हाँ देखो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में दिख रहा है। उसी के वर्सेस अगर आप एमिशन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हो, तो एमिशन तो बड़ा आसान है। आपके पास कोई चीज एक्साइटेड स्टेट में है, जैसे सूर्य एक्साइटेड स्टेट में है। हाँ, इतने भयंकर गर्मी में एटम्स अपनी ग्राउंड स्टेट में तो रहते नहीं है, वो एक्साइटेड में आ जाते हैं, और जब एक्साइटेड में आकर ग्राउंड में लौटते हैं तो उस दौरान वो कुछ एमिट करते हैं, और वो एमिशन स्पेक्ट्रम सूर्य सब तरफ अपने उजाले के रूप में फैला देते हैं, वही हम तक आता है, उसी को हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं। वो कैसा है? जब किसी एक एक्साइटेड स्टेट से कोई ग्राउंड स्टेट में लौट रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स फोटोन एमिट करते हैं, और उससे आपको एमिशन स्पेक्ट्रम मिल जाता है। एनर्जी डिफरेंस के बराबर के फोटोन निकलते हैं, तो एमिशन से भी आपको पता लग सकता है कि एटम्स में वास्तव में ट्रांजिशंस हो कौन से रहे हैं। वो आपको पता लगता है किससे? एमिशन स्पेक्ट्रम से। कॉम्प्लीमेंट्री है दोनों। हाँ जी, आप देखिए क्या ये क्या है, आप देखें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम
और एमिशन स्पेक्ट्रम। अगर सुपरपोज कर देंगे तो पूरा स्पेक्ट्रम आपको मिल जाएगा। कैसे? पहले एक लाइट वो थी जो एब्सॉर्ब हो गई, जो ऊपर से नीचे आती हुई आपको दिख रही है, और जो नीचे वाला बैंड जैसा था वो था जो आपको दिख रहा था विजुअली। सुपर इंपोज कर देंगे, जो एब्सॉर्ब हो गया प्लस जो बच गया, तो टोटल स्पेक्ट्रम आपको व्हाइट लाइट का दिख जाता है।